नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। 24 दिसंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी हम लोग साइंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं तीनों शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अंडाशय यानी कि ओवरी से अंडाणु यानी कि एग के निकलने के बाद इसे गर्भाशय तक यानी कि यूटेरस तक कौन पहुंचाता है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार के रासायनिक बंधन पाए जाते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन कार्बन या फिर हाइड्रोजन कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन तो होगा ही, और दोनों ही जो है क्या है, नॉन मेटल है। और हमेशा नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। तो यह एकल और सहसंयोजक बंध से बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल ऊर्जा भी सेम रहता है। आप लोग को पता होगा, ऊर्जा का सिर्फ रूप चेंज होता है, वो सेम ही रहता है। एक फॉर्म से अगर हम ऊर्जा कहीं पे खपत कर रहे हैं तो उसका एक फॉर्म तो खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसमें? ये एक्चुअली में खत्म नहीं होता, ये सिर्फ अपना रूप बदल लेता है, चेंज हो जाता है किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से यही हमको पता चलता है, क्या कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है, कुछ कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग उल्टी करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि तुरंत कुल्ला कर लो या मुंह धो लो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पेट का जो एटमॉस्फेयर है वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। अब जब हम लोग का पता है कि हम लोग का जब दांत का जो पीएच 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों में सड़न हो जाती है, और यहाँ पेट में कितना है? हाईली एसिडिक होता है। जब ये मुंह में आएगा तो ये एसिडिक हो गया, यानी कि अब जो एनामेल होगा वो उसका दांत के एनामेल का जो पीएच होगा 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण से दांतों में सड़न जल्दी शुरू हो जाता है। इसी कारण से डॉक्टर बोलता है कि जाके कुल्ला कर लो जल्दी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीचे नीले विलयन में डाला जाता है। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो कील और विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, विलयन का जो नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग में बदल जाता है, और कील पर लाल और भूरे रंग, जैसे तांबा की परत होती है उस तरह का कि एक परत जम जाती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में यही दिया था। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, गैस के परमाणुओं की गति, तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थान के कारण एक गैस दूसरे गैस से स्वतः विलय हो जाता है। ठीक है, इसको बोला गया है कि क्या कहा जाता है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि मेरा जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा खांसी सर्दी और फीवर भी है और ठंडा भी लगा हुआ है, इसी कारण से वीडियो भी हम लेट से थोड़ा ला पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, देखते। तो बोला गया है कि जो गैस का जो अणु होते हैं आपस में जल्दी से मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना था। तो ये होता है डिफ्यूजन के कारण। क्या होता है ना कि जब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होने के कारण, एक देखो कि यहाँ पे एक गैस है, एक यहाँ पे गैस है। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन लो है। तो क्या होगा कि यहाँ जो हाई वाला कंसंट्रेशन से लो वाला कंसंट्रेशन में गैस का फ्लो अपने आप होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका गति का जो होता है अणुओं का वो तेज होता है। ठीक है, और ये दूर दूर में होता है, जिसके कारण इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये डिफ्यूजन होना, कहाँ से कहाँ तक कि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इधर हायर है इधर लोअर है। ठीक है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, जब भी कोई मेटल कोई भी नॉन मेटल के साथ, ठीक है, या फिर एसिड, माफ करना, एसिड के साथ, जब कोई एसिड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो कौन सी गैस निकलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब मेटल नॉन मेटल कोई भी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे बोला है जिंक दे दो, एल्युमिनियम दे दो, कॉपर दे दो, जो भी दे दो। ठीक है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रसधानी यानी कि वैक्यूल्स के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता था सेल सेप। ठीक है, सेल सेप कहा जाता है। और ये जो सेल सेप होता है इसके अंदर में क्या क्या रहता है? तो इसमें जो होता है ना, पानी तो रहता है, ये शर्करा रहता है, अमीनो एसिड रहता है, प्रोटीन, ठीक है, और अवशिष्ट पदार्थ के घटक भी घुले हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पे सैलून सिर्फ अपन को भटकाने के लिए दिया है, चाहे कहीं भी हो, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है। ठीक है,
अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है कि जब हम लोग वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, वस्तु को रखते हैं इधर, तो ये क्या होता है कि दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो हमको सीधा दिखना चाहिए दाढ़ी, और क्या दिखना चाहिए, दाढ़ी जितना छोटा उससे बड़ा दिखना चाहिए, तो इसीलिए सीधा, लेकिन काल्पनिक भले काल्पनिक बनता है लेकिन सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जिस कारण से हम लोग इसका यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। सिर्फ दाढ़ी बनाने के लिए ही नहीं, और भी जैसे दंत चिकित्सक करता है इसका यूज़, जहाँ भी छोटा चीज़ को बड़ा देखना है हम लोग इसका यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, यानी कि तीसरे नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना था कि गति का जो तीसरा नियम है न्यूटन का, उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में लगता है, एक वस्तु पे नहीं, दो वस्तु पे लगता है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई एक दीवार है, अब इस पर आप मार रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, तो ये दीवार भी आपको मारेगा, यानी कि जो इसका जो बल का जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जाएगा, लेकिन एक ही समय पे होगा और दो अलग अलग वस्तुओं पे, एक वस्तु तो दीवार हो जाएगा और एक वस्तु हो जाएगा आपके हाथ, ठीक है। यानी कि बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पे होता है और अलग अलग दिशा पे, ये वाला भी लिख लीजिएगा कि अलग अलग दिशा में भी होता है, ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया था। तो दीवार आपको इस तरफ, आप अगर इस तरफ से मार रहे हैं, आप अगर इस तरफ से दीवार को मार रहे हैं, दीवार आपको इस तरह से उसको विरोध करेगा, ठीक है, यानी कि आपको भी दीवार के लगेगा कि हमको दीवार मार रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम क्रियाशील धातु को दर्शाता है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु यहाँ पे कौन सा है, रिएक्टिविटी टेबल में सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम का, उसके बाद होता, उसके बाद जो है ना नीचे आते जाएंगे तो आपको मिलेगा आयरन, फिर मिलेगा कॉपर, उसके बाद मिलेगा गोल्ड, ठीक है, ऑरम। तो सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम हो जाएगा आपका गोल्ड। ये देखिए रिएक्टिविटी टेबल यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर हो जाए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर उसके बाद प्लेटिनम, तो गोल्ड सबसे नीचे आ जाएगा। एक सामान्य कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक हम लोग माइक्रोस्कोप लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कोशिका के अवलोकन करने पे मुख्य रूप से हमको कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचना दिखाई पड़ती है। ये पूछा गया था कि कौन कौन सी संरचना आपको दिखाई पड़ती है। तो देखिए उसके अंदर में ना, ये जब आप लोग देखिएगा तो अगर हम पादप कोशिका में देखते हैं तो हमको सेल वॉल दिखाई देगा, सेल वॉल, ठीक है। अब बाहर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो सेल का, और एनिमल में देखिएगा तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल तो हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया, केंद्रक दिखाई देता है, ठीक है, न्यूक्लियस दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, वैक्यूल्स जो है ना, बड़े बड़े वैक्यूल्स जो होता है जो पादपों में, एनिमल में नहीं दिखाई देगा, लेकिन पादप कोशिका में आप देखिएगा तो इसको, उसका वैक्यूल्स जो होता है पादप कोशिका का, वो बड़े बड़े होता है, इस कारण से हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको आप देखना है कि आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया था, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा इसी में से कोई एक या दो या तीन या फिर सब रहा होगा, ठीक है, आप लोग को उसके हिसाब से करना था। लेकिन आप लोग को जो मेनली जो जानना है वो है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, और वैक्यूल्स, प्लांट वाला वैक्यूल्स, एनिमल वाला वैक्यूल नहीं, ठीक है, तो प्लांट वाला वैक्यूल दिखाई देता है, इतना आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार की समस्या होती है। तो देखिए जो हाइपरमेट्रोपिया होता है यानी कि दूरदृष्टि, हम बताए थे आप लोग को, जो दृष्टि दोष रहेगा उसको देख सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर हमको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो हम निकट की वस्तु को ही देख पाएंगे, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर हमको दूर दृष्टि दोष है तो हम दूर की वस्तु को देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो जो दृष्टि दोष है उसको देख पाते हैं। अब यहाँ पे वो बोला क्या, दूर दृष्टि दोष, तो यानी कि दूर की वस्तु को हम लोग देख पाएंगे लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तु को देख पाएंगे, पास की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और इस जो दृष्टि दोष है इसको ओवरकम यानी कि इसको खत्म करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष है इसके लिए हम लोग करते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज, ठीक है, और निकट दृष्टि के दोष के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ये दोनों याद रख लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए जब चुंबक की रेखाएं, जैसे कि यहाँ पे हम एक चुंबक बनाते हैं अब यहाँ से नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, अब यहाँ से चुंबक की फील्ड इस ओर आ रहा है, ठीक है, इस ओर आ रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे ये जो होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी होता है इसका, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा पास होता है। पास होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता, इंटेंसिटी जो होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर दूर होता है, लेकिन इस यहाँ पे और ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल के पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी तीव्रता को बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल था कि यदि 220 वोल्ट के विभवांतर
यानी कि वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 220 वोल्ट के विभवांतर पर एक उपकरण जो कि 11 किलोवाट बिजली की, यानी कि इसका दे रखा क्या, पावर दे रखा है 11 किलोवाट। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले पावर कितना दे रखा है 11 किलोवाट, और जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना दे रखा है 220 वोल्ट। बिजली की खपत होती है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान यानी कि आई पूछ दिया, और हम लोग को पता है कि पी बराबर क्या होता है V × I होता है। ठीक है, हम बताए थे जिसके पास एक हम इसका ट्रिक भी दिए थे आप लोग को कि जिसके पास पावर होगा छक्का वही मारेगा। ठीक है, यानी कि 6 को हम लोग रोमन में ऐसे लिखते हैं 6, तो बस V × I इसको याद रख लो, तो जिसके पास पावर होगा छक्का वही मारेगा। ठीक है, अब देखो हमको आई निकालना है तो इस भी को उठा के हम लोग इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि बराबर की इस ओर अगर मल्टीप्लाई में है इधर तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि P/V हो जाएगा। तो P का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है 11 किलोवाट, तो 11 × 1000 कर देंगे क्योंकि किलोवाट को वाट में चेंज कर दिए, और डिवाइडेड बाई V का मान कितना दे रहा है 220 वोल्ट दे रखा है हमको। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 11 से 11 दुगनी 22 हो जाएगा, और 2 से इधर काटेंगे तो हमको 50 आ जाएगा, तो यानी कि इसका 50 एम्पियर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 11 कितना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर भी 50 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी दिए अच्छा से, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी सोलेनॉइड में धारा की दिशा उलट दी जाए तो क्या होगा। देखिए अगर कोई सोलेनॉइड मतलब खोखला पाइप टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित होता है। अब उसमें अगर धारा को बदल देते हैं, जब धारा देखिए कोई भी चीज़ में जब मान लेते हैं ये सोलेनॉइड है, अब इसमें धारा जा रहा है। ठीक है, अब अगर इस धारा जा रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, किसके कारण, धारा के कारण यानी करंट के कारण। अब अगर हम लोग करंट को ही चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी कि नॉर्थ पोल से मान लीजिए पहले साउथ पोल जा रहा था, अब अगर हम लोग धारा को चेंज कर दिया, अब इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर साउथ पोल हो जाएगा, यानी कि इसका पोल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव बदल जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड के ध्रुव बदल जाते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, तीव्रता बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड के ध्रुव आप बदल जाते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, इसलिए उत्तर व दक्षिण ध्रुव आपस में बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन चीज़ नहीं बदलता, आपकी बार अगर हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ दे कि अभी हम लोग देखिए कि ध्रुव बदल जाता है अगर धारा की दिशा हम लोग चेंज कर देते हैं, तो कौन सा बदलता नहीं। तो देखिए इसके जो होता है ना तीव्रता नहीं बदलता है, इसका जो एनर्जी होता है वो नहीं बदलता है। ठीक है, क्योंकि धारा का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेंथियम और यूरेना। ठीक है, जेंथियम और यूरेना जैसे बीज मुख्यतः किसके द्वारा फैलते हैं। तो देखिए बीज के कई प्रकार होता है। ठीक है, एक हल्का होता है, एक भारी होता है, एक जो पानी से बह के जाने वाला होता है। तो कोई बीज भारी होता है और उसमें कटेला हुक टाइप का बना होता है। जब भी कोई चिड़िया या कोई भी जानवर इसमें आके बैठता है, ठीक है, तो वो चिपक जाता है उसका शरीर में हुक के कारण, और फिर चल जाता है दूसरे फूल के पास, और वहाँ पे उसको फिर उसके जब जहाँ पे चिपका होता है फिर वहाँ से वो टूट के गिर जाता है वहाँ पे, और फिर इस तरह से पोलिनेशन होता है इस पर। ठीक है, तो ये जो होता है मुख्यतः किसके कारण होता है, तो ये जानवरों के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हुक जैसा लगता है और ये भारी भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन बीजों पर कांटे या हुक होते हैं जो जानवर के शरीर में चिपककर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना भारी भी होता है, हैवी भी होता है, जिस कारण से हवा के थ्रू ये उड़ के जा नहीं पाता ज़्यादा दूर तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान, मास और भार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोनों चीज़ दे रखा है, एक तो मास दे रखा है और एक द्रव्यमान दे रखा है, ये दोनों ही चीज़ के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला में दिया गया है कि द्रव्यमान मास पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, और यह स्थान बदलने से नहीं बदलता है। मास जो है कभी भी स्थान बदलने से नहीं बदलता है, यहाँ तक तो ये सही। ठीक है, भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये गलत हम लोग को बताना है। भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, बिल्कुल भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। भार का मतलब क्या होता है, उसका जो मास होता है मल्टीप्लाई बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ था जी का मान वो भी होता है, तब जाकर के हम लोग क्या बनाते हैं कि ये वेट है, भार बनाते हैं। ठीक है, और स्थान बदलने से बदल जाता है, बिल्कुल ये सही जवाब है कि स्थान बदलने से भार जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जी का मान हम लोग कभी 9.8 लिखते हैं, कभी 10 लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जी का मान बदलेगा तो फिक्स है कि भार ओवरऑल जो वेट है वो बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया।
उसके बाद देखिए द्रव्यमान को न्यूटन से मापा जाता है। देखिए द्रव्यमान को न्यूटन से नहीं मापा जाता है, भार एक बल है और बल को न्यूटन से मापा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। द्रव्यमान जो होता है ये गलत हो जाएगा आपका, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनता है। जब सोडियम के हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं एथेनॉल के साथ, ठीक है, तो कौन सा क्या बनता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। सबसे पहले रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है, जब हम लोग सोडियम को एथेनॉल के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन में क्या दिया था आप लोग का, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों बनता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ, आप लोग रिएक्शन भी देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है यार परेशान कर दिया खांसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई कार तीखा मोड़ लेती है तो आदमी एक और झुक जाती है। देखिए इस तरह से एक रास्ता है, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ये इस तरह से तीखा मोड़ है। अब कोई कार इस तरह से जा रहा है, इस पर अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है। तो आदमी जो कार तो इस तरह से जा रहा है, आदमी क्या होगा कि आदमी कार इधर मुड़ गया, लेकिन आदमी जो बैठा हुआ है वो न्यूटन के गति के पहला नियम यानी कि जड़त्व के नियम के अनुसार ये क्या चाहेगा कि हम सीधा ही जाएं। लेकिन अचानक से जैसे कार मुड़ता है तो ये तो सीधा जाना चाहता है, ये इस तरह जाना चाहता है, लेकिन कार मुड़ गया तो जैसे मुड़ता है तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, ये सीधा है। अब ये मुड़ा तो इसके कार के साथ ये भी मुड़ेगा, जिस कारण से ये तो जाना चाहेगा सीधा, जिस कारण से ये एक तरफ, अगर ये इस तरफ मुड़ेगा तो ये इस तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जड़त्व के नियम यानी कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व यानी इनर्शिया, या फिर न्यूटन का पहला गति नियम, जो भी दे दे। चलिए नेक्स्ट है, 2 स्तंभ दे रखा है। स्तंभ 1 में दे रखा था आई का डिफेक्ट यानी कि आई का रोग के बारे में दे रखा था, और उसको करेक्शन करने के लिए जो लेंस का यूज करते हैं उसको स्तंभ 2 में दे रखा है, और आपको मिलान करना था, सही मिलान किया था। तो आप लोग के ऑप्शन में तो मतलब चेंज किया था, हम इसको मिलान करके दिए हैं। ठीक है, इसको देखिए सही मिलान ये होगा कि जो मायोपिया होता है यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है उसको कनकेव लेंस से हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है यानी कि दूर दृष्टि दोष उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। जो प्रेस बायोपिया होता है, जो वृद्धावस्था में ये ज़्यादा पाया जाता है, प्रेस बायोपिया होता है क्या इसमें कि आँख का जो मसल से जो पूछा भी गया क्वेश्चन वो उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है, यानी कि वो कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, वक्र पृष्ठ दोष जिसको बोलते हैं, और इसको हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं। तो सबका हम मिलान कर दिए हैं, ये सबका इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, यही आपका जो भी बच्चा इस तरह से मिला दिया होगा इसको, उसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका यानी कि क्रेनियल नर्व किससे उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ लिख दिया कपाल तंत्रिका, तो ये फिक्स होगा, दिमाग या कपाल से यानी कि मस्तिष्क से ही निकलेगा। ठीक है, चलिए कपाल तंत्रिका यानी कि क्रेनियल नर्व जो होता है मुख्य रूप से मस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो सीधे मस्तिष्क से निकलकर सिर, उसके बाद फिर गर्दन, उसके बाद धड़ वाले हिस्से में सूचनाओं का संचार करता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो मस्तिष्क होता है हम लोग का, यह मस्तिष्क से निकलता है, फिर ये गर्दन से सिर, सिर से इस तरह से जो होता है पूरा शरीर में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसर्ट हॉल, जो बड़ा बड़ा हॉल होता है जहाँ पे कंसर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको छत को वक्र क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान लेते देखिए एक कंसर्ट हॉल है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो छत है इसको इस तरह से बना दिए, ठीक है, कर्व बना देता है। क्यों बनाया जाता है, तो देखिए अब इसको हम 2D में बना के देखते हैं। ये इस तरह कर्व बना दिया, रीजन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, इस जगह पे स्टेज है यहाँ पे। अब जो ये जो स्टेज है यहाँ से अगर साउंड जाएगा तो ये टकराएगा इधर से, यहाँ टकराएगा। और ये जो हॉल होता है ना कोई छोटा नहीं होता, यहाँ पे 300, 400, 500 आदमी तक बैठ सकता है एक बार में, यानी कि बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ से टकराएगा और इस तरफ चारों तरफ सब दिशा में ये फैलेगा। ठीक है, इसको क्यों बनाया जाता है, तो आपको समझ में आ गया कि ध्वनि के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के समान रूप से फैलाने के लिए, ताकि आवाज़ हर जगह साफ साफ सुनाई दे। ठीक है, पूरा हॉल में साफ साफ सुनाई देगा आवाज़। क्या HIV परीक्षण में वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या HIV परीक्षण में वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। हाँ, लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी हम लोग को कोई रोग होता है, कोई भी तो हम लोग डॉक्टर कैसे पता चलता है कि आपको ये बीमारी हुआ है, आपको ब्लड टेस्ट करता है। अब ब्लड टेस्ट में क्या देखता है वो देखता है, उसको सिम्टम मिल जाता है कि ये बीमारी, जैसे कि आपको मलेरिया हो गया तो ठंड लगेगा,
बुखार हो जाएगा शाम को आपको बार बार रोज आप दवा खाएंगे फिर भी आपको बुखार हो जाएगा, तो आपको ब्लड टेस्ट करेगा मलेरिया टेस्ट के लिए, उसका नाम ही। अब वो देखेगा कि मलेरिया के लिए क्या एंटीबॉडी बनाया है, तो अगर देखेगा कि हाँ बना हुआ है यानी कि इसको मलेरिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट करता है HIV में भी, अगर इसका एंटीबॉडी बन रहा है शरीर में, इसका मतलब है कि इसको HIV पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। तो यही इसका चीज़ है कि यह परीक्षण मुख्यतः एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कासन कैसे किया जाता है। जो मीडियम जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है रिएक्टिविटी टेबल में, उसको बोला गया है कि उसका निष्कासन कैसे करते हैं। तो देखिए हवा में सीधे गर्म करके पिघलाकर अयस्क, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क को ऑक्साइड में बदलकर फिर कार्बन द्वारा अपचयन करके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि कौन कौन सा होता है, जिंक हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, ठीक है, का निष्कासन उसके अयस्कों यानी कि सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, फिर कार्बन, एल्यूमिनियम या सोडियम जैसे अपचायक का उपयोग करके उसका अपचयन किया जाता है, जिससे कार्बोनेट अयस्क के लिए निष्पादन यानी कि कैल्सिनेशन और सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन, ठीक है, यानी कि रोस्टिंग विधि अपनाई जाती है, जिसके बाद धातु ऑक्साइड को धातु में बदल दिया जाता है, यानी कि प्योर धातु में उसके बाद हम लोग इसको बदल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटना गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन पिछले भी शिफ्ट में रिपीट किया था, सिर्फ ऑप्शन उसमें चेंज किया गया था, इसमें भी ऑप्शन चेंज किया गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए कृत्रिम उपग्रहों का रॉकेट के द्वारा परीक्षण करना, देखिए ज्वार भाटा होता है, वर्षा का जल जो पृथ्वी पे गिरता है ये भी होता है, किसी वस्तु का पृथ्वी पे नीचे गिरना ये भी होता है। लेकिन देखिए कृत्रिम उपग्रह का रॉकेट द्वारा परीक्षण करना ये थ्रस्ट के कारण होता है, यानी कि बल के कारण होता है। ये रॉकेट इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है और इसको यहाँ से आग जो जलता है यहाँ से इसको ब्लास्टिंग किया जाता है और फिर ये ऊपर की ओर उड़ता है, यानी कि यहाँ से थ्रस्ट दिया जाता है जिसके कारण से ऊपर होता है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह का रॉकेट द्वारा परीक्षण। सीधे धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि अगर एक सीधा कंडक्टर है जो धारावाहक चालक है वो किस नियम से, तो हम लोग बोले थे कि अगर धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर हम अपना दाहिने हाथ के अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी उंगलियों को इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अंगूठा है वो करंट की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा, और मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और ये जो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार ये होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या बताता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, यही आपका जवाब सही होता। HCl तीव्र बुलबुले निम्न में से किसके साथ देता है, ठीक है। तो HCl जो होता है, देखो यहाँ पहले इसका रिएक्शन देख लो, तो HCl जो होता है वो जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम लोग HCl को अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि तेज बुलबुला देता है, और वाटर बनता है, और NaCl यानी कि नमक जिसको क्षार बोलते हैं, नमक, वो निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सॉरी गाइस, तबीयत ज़्यादा ही खराब है मेरा। अभी भी जब आप लोग को जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अभी भी मेरा फीवर, हाई फीवर है और अभी उठने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी हम आप लोग को इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया एक दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया करने का मतलब है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, यह एक दूरदृष्टि दोष है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का लीजिए। इस दोष में क्या होता है, देखिए फिर से रिपीट किया है, एक शिफ्ट में पूछा फिर दूसरा शिफ्ट में पूछ दिया। तो दूरदृष्टि दोष अभी बताया कि जिस दृष्टि दोष होता है उसी वहाँ का वस्तु को तो देख सकते हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन सामने की वस्तु को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्या होता है, तो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये इसका सही जवाब हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। आज हम थोड़ा धीरे धीरे कर पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। हम हो सके तो वीडियो को ना थोड़ा स्पीड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा फिर उसको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जोर से बोलते थे गला में वो दर्द होता है और फिर खांसी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा गया है, किसमें, पानी में कितना होता है। तो हम लोग पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और
ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो इसको यहाँ पे 16 रख दो। अब इसको काट दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 1:1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। चलिए, दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट कौन सा दर्पण का उपयोग करता है अभी बताएं। अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्यों करते हैं ये भी बता दिए, कहाँ पे रखा जाता है ये भी बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी का मान सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था आपको, ये पूछा गया। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है, इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको एकदम रट्टा मार लो, ठीक है। नींद में भी आपको कोई पूछे तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको भूलना नहीं हो, ठीक है। आप लोग को स्मॉल जी का तो मान पता होगा 9.8 होगा, कभी कई बार इसको 10 लेके चलते हैं, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपको याद है, ये तो याद ही रहता है, ये वाला आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका और इसको दिया कौन था, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसको सबसे पहले इसका मान दिया था, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। और ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया था, तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया था, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब कोई ठोस है, ठीक है, अब इसका जो तापमान को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो इसके बीच में जो अणु होते हैं, इसके जो कण होते हैं, ठीक है, परमाणु या फिर कण बोल लो जो भी, जब हीट करते हैं हम लोग इसको, तो ये इसके बीच के जो है ना गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि इसके बीच का जो वाइब्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इसके जो गतिज ऊर्जा होता है ये भी बढ़ जाता है हीट करने से। प्लेजेंटा एक ऐसी संरचना है जो, देखिए प्लेजेंटा क्या होता है, यूटेरस में होता है, ठीक है, महिलाओं के यूटेरस में होता है, और एक जगह होता है, इस 3 लेयर से बना होता है, आप लोग को पता होगा। यूटेरस जो इंटरनल जो लेयर होता है उस पर एक ये जो होता है इसके यूटेरस की स्किन जहाँ पे होता है, और ये जो इसका लेयर होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेजेंटा, ठीक है। और ये एक ऐसी संरचना है जो भ्रूण को भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रदान करता है, साथ ही जो भ्रूण के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी निकालने का काम करता है, प्लेजेंटा ही करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, अगर आप लोग को घुमा दे थोड़ा सा क्वेश्चन, ये तो हम लोग अभी बोल दिए कि ठीक है कहाँ पे होगा, यूटेरस में, हम लोग जानते हैं यूटेरस में होता है। और अगर और थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ दे तो किस लेयर में पूछ सकता है, तो 3 लेयर से होता है, तो सबसे अंदर वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। देखिए 3 लेयर होता है, एक होता है पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाला होता है, फिर होता है मेजोमेट्रियम जो बीच वाला होता है, फिर होता है इंडोमेट्रियम जो होता है सबसे लेयर वाला अंदर वाला। यही मासिक धर्म में इंडोमेट्रियम जो है ना झड़ने लगता है, और यही जब प्रेग्नेंट हो जाता है महिला, जब प्रेग्नेंट हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम मोटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लेजेंटा क्रिएट होता है। और अगर जैसे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो मासिक धर्म के समय यही इंडोमेट्रियम झड़ जाता है, ठीक है। इसका यही काम है। तो आप लोग को ये अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बनने वाला जो छवि होता है, प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो रेटिना आँख के अंदर में होता है, जितना बड़ा हम लोग आपको हाथी को देख रहे हो तो हाथी आँख के अंदर में थोड़ी ना घुस जाएगा पूरा, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है वो तो सबसे पहले छोटा होगा, तो सबसे पहले छोटा खोज लो, तो छोटा दिया हुआ तो सही है। और जब भी हम लोग, और क्या होगा, वास्तविक होगा, वो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, आँख के अंदर में वास्तविक होगा तभी हम लोग पर्दे पे उतारा जाता है, और रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा, और जब भी रियल होगा यानी कि उल्टा होगा। इस तरह से आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, इसको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें एक बार इससे विस्थापित होगा। तो देखो यहाँ पे NaOH HCl, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि Na जो है ना HCl के साथ, Na जो है ना Cl के साथ जुड़ जा रहा है, यानी एक बार डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ पे फिर जो ये जो HO है O आ जा रहा है इसके साथ, और H भी आ जा रहा है, और इसके साथ भी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये 2 बार हो जा रहा है, यानी कि CaO और H2O ये तो एक ही बार में हो जा रहा है, ठीक है, एक ही में कंप्लीट कर दिया। Zn + CuSO4, अब ये Zn क्या करता है, इसको Cu को SO4 को अपने साथ ले लेता है, और यहाँ से Cu अलग हो जाता है, ठीक है, ये नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ 2 बार। उसके बाद AgNO3 और प्लस NaCl, तो Ag जो होता है, क्या बोला गया है, कौन सा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा वही तो हम भी सोच रहे हैं कि सब 2 बार हो रहा है, एकल विस्थापन ये भी 2 बार हो रहा है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया एक ही बार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक बार। Zn देखिए, Zn क्या करता है, ये जो है ना SO4 को के साथ रिएक्शन कर जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको हम बड़ा करके लिखते हैं, यहाँ तो छोटा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे Zn है प्लस CuSO4, ये क्या है, ZnSO4 और प्लस Cu है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से जो ये जो Cu है, कॉपर जो है, ये कॉपर डायरेक्टली निकल जा रहा है, और ये जो Zn है, क्यों, क्योंकि Zn का जो रिएक्टिविटी है ना कॉपर से ज़्यादा है, तो Zn क्या करता है, कॉपर को यहाँ से निकाल देता है और खुद जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी कि ZnSO4 हो जा रहा है, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गया और कॉपर निकल जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाकी सब में 2 बार हो रहा है या फिर कोई कंबाइंड रिएक्शन बना रहा है। ये जगह कंबाइंड रिएक्शन बना रहा है, बाकी इसमें और इसमें 2 बार हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ना अगर रिएक्शन को संतुलन करना या फिर रिएक्शन को कैसे हो रहा है ये अगर जानते होंगे ना तो आप आराम से छाट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए कई बार इसको पूछ चुका है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? और माफ़ी चाहेंगे कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज 3 दिन हो गया है मेरा तबीयत खराब हुआ, इस कारण से हम 3 दिन से देखिए कि मेरा वीडियो भी थोड़ा लेट से आ रहा है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं और देखते हैं 1-2 दिन में अगर अच्छा से और जल्दी ठीक हो जाता है तो। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग को वीडियो बताने में, रिव्यू करवाने में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर सब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।